हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का रिसोर्स यूपीपीएससी में। तो ये हमारा DAIS का टेस्ट पेपर है और टेस्ट पेपर नंबर 1 ही है, क्योंकि हमने दृष्टि का आपको टेस्ट फर्स्ट और सेकंड दोनों अपलोड कर दिए हैं। तो देखिए, टेस्ट पेपर तो तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि RO के बारे में आप सुन ही रहे हैं, कुछ वीडियो भी शेयर किए गए हैं, स्क्रीनशॉट भी मैंने भी देखा है कि उसको सुनने में आ रहा है कि उसका पेपर लीक हो चुका था पहले ही। तो मे बी कि आयोग देखिए उसके लिए एक समिति गठित की गई है। अब वो कितनी जल्दी अपना काम पूरा करती है और क्या पूरा पेपर रद्द होगा या फिर दोबारा से होगा। अगर दूसरी बार से स्टार्ट होता है पेपर, उसकी डेट आएगी तो काफ़ी टाइम हम लोगों का बर्बाद जाएगा, है ना। तो क्योंकि अब 17 मार्च को पेपर लगा हुआ है, तो अब हमें उसे बहुत अच्छे से पूरी मेहनत के साथ तैयार करके देना ही है। ये भी मेहनत के साथ ही तैयार करके दिया गया था, पर अब जो सुनने में आ रहा है वो काफ़ी मतलब गुस्सा भी आ रही है कि इतनी मेहनत करके इतना दौड़ के जाओ, तैयारी करो। क्योंकि देखिए, इधर तैयारी करनी होती है और उधर फिर पेपर देने जाओ, वो दिन बर्बाद जाता है, पूरा पेपर में लग जाता है, फिर थक कर आओ। तो इस तरीके से तो मैं सोच रही हूँ, या मतलब मेरा सोचना यही है कि अब इसके बढ़िया टेस्ट सीरीज़ को आप लगाएं, प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें, ताकि 17 मार्च का जो पेपर है वो काफ़ी अच्छा हो जाए, तो बहुत सारे लोगों का इसी में निकल जाए। ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम अगर उसका इंतज़ार करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा टाइम तो बर्बाद जा ही रहा है ना। तो उसका इंतज़ार ना करते हुए हम इसकी तैयारी अच्छे से करते हैं और अपने सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेते हैं पूरी मेहनत के साथ में। तो क्योंकि रैंडमली कुछ क्वेश्चन उन्होंने उसमें ऐसे दिए थे फिट करके, जो अभी तक नहीं आए हैं, तो हम उसके लिए भी तैयार रहें। अगर वो किसी चीज़ के लिए हमें सरप्राइज़ करते हैं तो हमें एकदम सरप्राइज़ ना लगे, क्योंकि RO में हमने झलक देख ली है उसकी। अब पेपर क्या होता है, फाइनल जो भी मतलब न्यूज़ आएगी वो आप सब लोगों को किसी न किसी माध्यम से तो पता ही चल जाएगी। मुझे भी पता चलेगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। हम तब तक अपने 17 मार्च के लिए कमर कस लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, और ये वाला पेपर जो है, मैंने अभी इस टेस्ट सीरीज़ को देखा, ये काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसमें परंपरागत टाइप से नहीं बनाए हैं क्वेश्चन को, इसमें काफ़ी अच्छे से इन्होंने क्वेश्चन को फॉर्म किया है। और ये फुल GS का पेपर है, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इन्वायरमेंट सब कुछ इसमें है। तो चलें, फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कानपुर षड्यंत्र केस 1924 में सजा नहीं हुई थी, है ना, कि किसको सजा नहीं हुई थी। तो ऑप्शन है श्रीपाद अमृत डांगे, B मुजफ्फर अहमद, C मानवेंद्र नाथ राय, या D शौकत उस्मानी। तो देखते हैं क्या होना चाहिए। तो अगर बात करें कि किसको कानपुर षड्यंत्र 1924 में सजा नहीं हुई थी, तो भारत में साम्यवादी पार्टी की स्थापना की दिशा में प्रयासरत नेताओं को वर्ष 1924 में सरकार ने गिरफ्तार कर उन पर कानपुर षड्यंत्र के अंतर्गत मुकदमा चलाया था। और इसके अंतर्गत साम्यवादी नेता मानवेंद्र नाथ राय, सिंगार वेलू चेट्टियार, मुजफ्फर अहमद, ठीक है, मुजफ्फर अहमद और आपका श्रीपाद अमृत डांगे, गुलाम हुसैन, रामचरण लाल शर्मा आदि पर सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र रचने, क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने तथा भारत में साम्राज्य की सत्ता को उखाड़ने का आरोप लगाकर मुकदमा चलाया गया था। ये तो करते ही थे, ब्रिटिशर्स जो होते थे वो लोग इसी तरीके से मुकदमा चलाते थे। अगर उनमें से किसी पर नहीं चला तो वो आपका है मानवेंद्र नाथ राय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बात और याद रखनी है, क्योंकि इसमें भी CSAT का पेपर है, सेकेंड पेपर जो होता है वो CSAT का होता है, और CSAT में भी सबसे ज़्यादा आपके जो वो होते हैं क्वेश्चन इंटरपर्सनल स्किल के। तो मैंने इंटरपर्सनल स्किल के ईयर बाय ईयर PYQ आपके वीडियो के माध्यम से इसी चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो जो भी नया व्यक्ति जुड़ रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, प्लस वहाँ पर आप प्लेलिस्ट भी बनी है और ऐसे भी वीडियोज़ हैं, तो आप देखेंगे तो आपको PYQ में इंटरपर्सनल स्किल के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो कैसे पूछे गए, किस तरीके के पूछे गए, वो सारा आइडिया आपको वहाँ से मिल जाएगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट है, कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में मुस्लिम लीग की पाकिस्तान मांग को स्वीकार कर लिया था, कैबिनेट मिशन ने। सेकंड कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के लिए आयोजित चुनावों में प्रतिभाग तो किया, परंतु संविधान सभा में शामिल होने से इनकार किया। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर सत्य कथन है। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, B केवल सेकंड, C फर्स्ट तथा सेकंड दोनों, D ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो देख लेते हैं क्या इसमें से सही होगा। बात करें अगर कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 के आसपास की, तो देखिए, कैबिनेट मिशन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली द्वारा वर्ष 1946 में भेजा गया था। 3 स्तरीय शिष्टमंडल था जिसके 3 सदस्य थे। आपको पता है, ये पैट्रिक लॉरेंस भारत सचिव,
सर स्टेफर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष तथा एवी अलेक्जेंडर। तो एवी अलेक्जेंडर आपके नौसेना मंत्री थे। इस मिशन का कार्य भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपायों एवं संभावनाओं को तलाशना था। इस मिशन ने मुस्लिम लीग की स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था और कहा कि स्वतंत्र पाकिस्तान सांप्रदायिक समस्या का समाधान नहीं हो सकेगा। कथन सेकेंड हमारा सत्य है, लेकिन कथन फर्स्ट हमारा असत्य है। तो अगर यहाँ पर हम सत्य कथन की बात करें तो केवल हमारा सेकंड ऑप्शन ही सत्य है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर असत्य है, क्योंकि उन्होंने स्वीकार नहीं किया था बल्कि ठुकरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को भगवान के भरोसे छोड़ दो और यदि यह असंभव हो तो अराजकता के भंवर में छोड़ दो। तो भारत में अंग्रेजी सरकार के लिए उपरोक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी माउंटबेटन, सी महात्मा गांधी या डी सरदार पटेल। देखिए, आपको पता है कि कुछ कुछ वक्तव्य हैं या कुछ कुछ लाइनें हैं जो किसी न किसी व्यक्ति ने, मतलब किसी इंपॉर्टेंट और चर्चित व्यक्ति ने बोली हैं, तो उसके क्वेश्चन बने हैं, है ना। तो यहाँ भी एक कथन है, तो कह रहे हैं कि इसको किसने कहा है। तो अगर हम बात करें कि गांधी जी ने हरिजन पत्रिका में अंग्रेजों से भारत छोड़ने की मांग करते हुए कहा कि भारत को भगवान के भरोसे छोड़ दो और यदि यह असंभव हो तो अराजकता के भंवर में छोड़ दो, तथा 7 जून 1942 को गांधी जी ने कहा था हमें अपनी आज़ादी के लिए लड़ना होगा, आज़ादी आकाश से नहीं टपकेगी, है ना। तो कहीं तक ये कथन बहुत सही है, क्योंकि ब्रिटिश का कभी ऐसा इरादा नहीं था। अगर भारतीय इतना कहते हैं कि इकट्ठे होकर के आपस में अपनी शक्ति को एक साथ नहीं दिखाते, तो कोई भी व्यक्ति हो जिसको आराम से हर चीज़ें मिले तो कभी नहीं छोड़ना चाहता है ना। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, महात्मा गांधी जी ने। ओके, चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि कृषि से संबंधित रॉयल कमीशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, ऑप्शन ए वर्ष 1928 में, बी वर्ष 1931 में, सी वर्ष 1930 में या डी वर्ष 1925 में। ये यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रिंट में वो हो गया है। तो कृषि से संबंधित रॉयल कमीशन की स्थापना की अगर बात करें तो रॉयल कमीशन हमारा जो गठित हुआ था, जिसकी स्थापना की गई थी, वो 1928 में की गई थी। इस समय भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड इरविन थे 1926 to 31 तक। इसी के काल में, यानी कि लॉर्ड इरविन के ही कार्यकाल में, वर्ष 1929 में इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना की गई थी। तो वर्ष 1928 में साइमन कमीशन जब भारत आया तो उसी समय आपका इसकी स्थापना की गई 1928 में रॉयल कमीशन की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। ये हमारे ब्रिगेड हैं और ये उसके नेतृत्व करता है। ऑप्शन है सुभाष ब्रिगेड, शहनवाज खान, बी नेहरू ब्रिगेड, जीएस ढिल्लो, सी गांधी ब्रिगेड, गुलजारा सिंह या डी रानी झांसी रेजिमेंट लक्ष्मी सहगल। तो अगर हम बात करें सुभाष ब्रिगेड की तो शहनवाज खान ने इसे मतलब लीड किया। नेहरू ब्रिगेड की बात करें तो जीएस ढिल्लो ने, ठीक है, नेहरू ब्रिगेड जीएस ढिल्लो। गांधी ब्रिगेड की बात करें तो इनायत खां, यहाँ पे गुलजारा सिंह नहीं है, ठीक है, ये यहाँ पे गलत है। इसके बाद में अगर रानी झांसी रेजिमेंट की बात करें तो लक्ष्मी सहगल, और आज़ाद ब्रिगेड की बात करें तो गुलजारा सिंह ने आज़ाद ब्रिगेड को लीड किया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है वो सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 1832 में दर्पण नामक एक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया गया। तो ऑप्शन है ज्योतिबा फूले द्वारा, बी गोपाल हरिदेश मुख द्वारा, सी बाल शास्त्री जाम्बेकर द्वारा या डी विष्णु शास्त्री पंडित द्वारा। ठीक है, तो जब तक हम आंसर बताते हैं आप वीडियो को पॉज करके पहले आंसर बताइए, क्योंकि यही समय है सिर्फ रिवीजन का और प्रैक्टिस का। इसके बाद में आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। 1832 में बाल शास्त्री जाम्बेकर ने दर्पण नामक पत्रिका यह साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया। ये बम्बई के उन अग्र सुधारकों में थे जिन्होंने ब्राह्मणवादी कट्टरता की आलोचना की और हिंदुओं की आम प्रथाओं में सुधार लाने की कोशिश की थी। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा बाल शास्त्री जाम्बेकर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युद्धों को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, बी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, थर्ड प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो कूट दिया है ऑप्शन ए सेकेंड फर्स्ट थर्ड, बी फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सी फर्स्ट थर्ड सेकेंड या डी थर्ड सेकेंड फर्स्ट। तो देखिए इसको देखते हैं पहले हम।
तो आपका अगर हम बात करें तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध आपका 66 और 69 के बीच में होता है ना। अगर आपको याद होगा, अगर ईयर नहीं याद है तो कोई नहीं। इसके बाद में आपका आता है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। पहले आता है फर्स्ट ऑप्शन में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, फिर आता है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ये आपका 75 टू 82 ईस्वी में आता है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध आता है, ठीक है। जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हमारा होता है वो 8045 टू 8046 ईस्वी में आता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो फर्स्ट, थर्ड और सेकेंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, इसके बाद में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि राजा राम मोहन राय द्वारा सती प्रथा के विरोध के लिए किस पत्रिका का उपयोग किया गया था। ऑप्शन ए मिरातुल अखबार, बी ब्राह्मणिकल मैगजीन, सी संवाद कौमुदी, या डी अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे, देखिए यही क्वेश्चन ROARO में आया था बट एग्जैक्ट नहीं आया था। उन्होंने कथन कारण में दे दिया था कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया था और संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में या बंगाली लैंग्वेज में निकलने वाली पत्रिका, तो इसको किसने निकाला है, इस तरीके से कथन बना कर दिया था। तो संवाद कौमुदी ही है आपकी पत्रिका और राजा राम मोहन राय की है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा परेशान करने के लिए नहीं, जैसे मिसगाइड करने के लिए दे देते हैं। अब एक जैसे क्वेश्चन उन्हें पॉलिटी में दिया, जैसे हम सबको पता है, मतलब बच्चे को पता है जो भी तैयारी कर रहा है, कि राज्य के स्तर पे अगर बात करें, पूरे राज्य का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के नाम से ही चीज़ें होती हैं। अब उन्होंने एक उसी में लाइन बना दी थी कि संविधान संघ का जो मेन होता है, हेड होता है, वो भी राष्ट्रपति होता है। तो संविधान को व्याख्या करने का अधिकार तो सुप्रीम कोर्ट को है। तो अगर केवल संघ होता कि संघ का प्रमुख राष्ट्रपति होता तो लाइन ठीक थी। संघ संविधान करके दिया था। जो भी सुन रहा है इस वीडियो में, आपने देखा ही होगा, आपका जो भी टेस्ट नंबर रहा हो, मेरा सी था, मैंने देखा था, तो वैसे मिसगाइड करते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान देना है, क्योंकि वो सिंपल सी बात है, थोड़े पोस्ट हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे ही कि किसी तरीके से मतलब कि ऐसे हो। हालांकि कुछ क्वेश्चन एकदम अजीब आए थे, वैसे तो नहीं आने चाहिए, पर ठीक है, आयोग है तो ऐसे तो ध्यान रखना है। यही क्वेश्चन था, मतलब यही क्वेश्चन और ये आंसर था, पर कथन कारण में दिया था, उन्होंने उसकी लैंग्वेज बदल दी थी। अब अगर हमें नहीं याद कि ये संवाद कौमुदी आपकी बंगाली भाषा में है, तो मे भी हम वहाँ पे गलत कर सकते हैं, या फिर हम इसको ना ही अटेम्प्ट करेंगे, है ना। क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, मैं हूँ या कोई और भी होगा, तो ऐसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए विषाणु, अकोशिकीय, बी प्रियान, प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक अम्ल, सी जीवद्रव्य जैविक क्रियाएं, या डी माइट्रोकांडिया ATP का निर्माण। अब कह रहे हैं यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं, वो बताना। विषाणु आपका अतिसूक्ष्म अकोशिकीय तथा विशिष्ट न्यूक्लियो प्रोटीन कण होते हैं जो किसी जीवित परपोषी के अंदर रहकर प्रजनन करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें, कह रहे कि ऐसे रोग संक्रामक कारक जिनमें केवल प्रोटीन होता है तथा न्यूक्लिक अम्ल का अभाव पाया जाता है उसे प्रियान कहते हैं। इसकी खोज स्टैनले प्रूसिनर ने की थी। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि प्रियान में प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता है, ठीक है। वो उन्होंने PDF में अच्छे से बताया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा, यानी कि ये सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस एक में पर्णहरित क्लोरोफिल पाया जाता है। ऑप्शन ए कवक, बी जीवाणु, सी युगलीना, या डी पूर्ण परजीवी पौधा, ठीक है। तो अगर हम बात करें, कवक, जीवाणुओं एवं पूर्ण परजीवी पौधों में पर्णहरित नहीं पाया जाता है, जबकि शेष सभी पौधों में पाया जाता है, युगलीना को छोड़कर किसी भी जंतु में पर्णहरित नहीं पाया जाता। तो सी ऑप्शन हो जाएगा युगलीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से आरंभ होता है। ऑप्शन है मुख गुहा से, बी अमाशय से, सी अग्नाशय से, या डी ग्रास नली से, ठीक है। तो प्रोटीन का जो पाचन होता है वो आपका अमाशय से प्रारंभ होता है, यानी शुरू होता है। अमाशय में भोजन 2 से 4 घंटे तक रहता है। अमाशय की दीवार में जठर ग्रंथियाँ होती हैं जिनसे जठर रस स्रावित होता है, यानी कि निकलता है, जो अम्लीय होता है। यहाँ पर पेप्सिन भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन तथा पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है, एवं रेनिन दूध की विलेय प्रोटीन केसीन को ठोस एवं अविलेय दही में बदल देता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा
कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो अमाशय से प्रारंभ होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि रुधिर प्लेटलेट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है। ऑप्शन है, इसे थ्राम्बोसाइट भी कहते हैं। बी, इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। सी, ये सभी मनुष्यों एवं जंतुओं के रुधिर में पाई जाती है। डी, ये रुधिर का थक्का बनाती है। तो अगर बात करें रुधिर प्लेटलेट्स की, तो रुधिर प्लेटलेट्स एक प्रकार की रुधिर कणिका होती है। इसे थ्राम्बोसाइट भी कहते हैं। इनकी संख्या 1 घन मिलीमीटर रक्त में 3 लाख होती है। इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है और ये अस्थिमज्जा में निर्मित होती हैं। इनका जीवन काल 7 से 10 दिन का होता है। ये रुधिर का थक्का बनाती हैं और ये केवल मनुष्य के रुधिर में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा कि यह सभी मनुष्यों एवं जंतुओं के रुधिर में पाई जाती हैं रुधिर प्लेटलेट्स। तो ये सही नहीं है, क्योंकि रुधिर प्लेटलेट्स मनुष्य के रुधिर में कह कि पाई जाती हैं, जंतुओं में नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए कहता है कि अनुच्छेद 126 के तहत उच्चतम न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। कारण हमारा आर कह रहा है कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को कानून मंत्री से परामर्श लेना आवश्यक है। तो कह रहे हैं कि दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। और डी, ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले कि कार्यकारी जो ये हैं मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में, उसमें कौन सा हमारा कथन और कारण सही है कि नहीं सही है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि 126 के तहत, आर्टिकल 126 के तहत उच्चतम न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तो अन्य न्यायाधीशों में से किसी एक न्यायाधीश को राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। तो अभिकथन ए आपका सही है और राष्ट्रपति को इस संबंध में किसी से परामर्श की आवश्यकता नहीं, अतः कारण आर गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी सही होगा। एक कथन ए तो सत्य है परंतु आर गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। ऑप्शन है भोजपुरी, बी अंग्रेजी, सी नेपाली या डी राजस्थानी। देखिए, अगर आपने वैसे पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है। इस अनुसूची में शुरुआत में, आरंभ का मतलब शुरुआत में 14 भाषाएं थी। ठीक है, 14 भाषाएं थी, जिसमें अभी मैं ये बता दूं कि ना तो आपकी भोजपुरी अभी इसमें सम्मिलित है, ना अंग्रेजी और ना ही राजस्थानी, बच्ची एक आपकी नेपाली। लेकिन उसके पहले आप थोड़ा सा और समझ लीजिए इसका बैकग्राउंड। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली सम्मिलित है। अब इनको कब कब सम्मिलित किया गया, मैंने तो वैसे एक चार्ट बनाया हुआ है कि किस संशोधन में कितने को सम्मिलित किया गया, तो मुझे वो बहुत सिंपल लगता है। आपसे अगर बन सकता है तो आप इसको बनाइएगा, वरना अगर एज इट इज़ आपको याद हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन्होंने पूछा था कि सम्मिलित है, तो आपकी नेपाली ये सम्मिलित है। इसको कौन से संविधान संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया था, तो ये भी आपका इसमें बढ़िया से लिखा हुआ है। तो जब आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको और सारी चीज़ें इसमें पता चल जाएंगी। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए, अनुच्छेद 265 के अंतर्गत कुछ कर कार्यपालिकी या प्रशासकीय आदेशों द्वारा भी लगाए जा सकते हैं। सेकंड, ऐसे विषय जो ना तो संघ सूची में वर्णित है और ना ही राज्य सूची में, उन पर केंद्र सरकार द्वारा कर लगाया जाता है। कह रहे असत्य कथन है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट तथा सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। देखिए, कथन फर्स्ट असत्य है। अनुच्छेद 265 के अनुसार कोई भी कर विधि के प्राधिकार से ही आरोपित या संग्रहित किया जाएगा अथवा नहीं, यह केवल विधानमंडल द्वारा ही लगाया जा सकता है, ना कि किसी कार्यपालिकीय या शासकीय आदेशों द्वारा। ठीक है, यह भी जान लेना उचित होगा कि अनुच्छेद 265 कर लगाने का प्रतिषेध करता है, शुल्क लगाने का नहीं, क्योंकि कर एक सामान्य भार होता है। यह लोक प्रयोजन के लिए अनिवार्य धन की वसूली है, जबकि शुल्क किसी विशिष्ट सेवा के बदले लिया जाने वाला धन है। ठीक है, तो कथन सेकेंड हमारा सत्य है, जबकि फर्स्ट हमारा असत्य है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर असत्य कथन क्योंकि बताना है, तो ऑप्शन ए असत्य है
और सेकंड हमारा सत्य है। ठीक है, इसको लेकिन और अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो इसके बारे में अंदर से आपको डीप जानकारी अच्छे से मिल जाएगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कि धन विधेयक के संबंध में असत्य कथन है। ऑप्शन ए, धन विधेयक में सिर्फ अनुच्छेद 110 में निर्दिष्ट विषय आते हैं। बी, धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। सी, प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। या डी, धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। तो यहाँ पूछा इन्होंने कि असत्य कथन है। ठीक है, आप पहले चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिए जो भी फैक्ट दिए गए हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आए हुए हैं। दो में तो जरूर फंसाता है कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकते हैं और प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है कि नहीं, यह आप कन्फ्यूजन जरूर आज दूर कर लें। ठीक है, सबसे पहली बात तो राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकता, क्योंकि उसे उसकी पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो जब किसी की पहले ही परमिशन ली जाती है तो फिर उसे वापस क्यों लौटाएगा। ठीक है, अन्य सभी कथन सत्य है, यानी धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, ये तो सत्य है। प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, ये भी सत्य है। धन विधेयक में सिर्फ अनुच्छेद 110 में निर्दिष्ट विषय आते, ये भी सत्य है। लेकिन जो ऑप्शन डी है कि लौटा सकता है, तो ये आपका असत्य है, वापस नहीं लौटा सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए, राज्य में विधान परिषद की स्थापना या उन्मूलन का अधिकार आर्टिकल 169 के अंतर्गत संसद को है। सेकंड, इसके लिए संसद को संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। तो कह रहे सत्य कथन है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट तथा सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो देखते हैं इसके विषय में क्या सही हो सकता है। देखिए, कथन हमारा फर्स्ट जो कह रहे हैं कि राज्यों में विधान परिषद की स्थापना या उन्मूलन का मतलब उसे खत्म कर देना, है ना। जैसे स्थापना मतलब किसी चीज़ की स्थापना करना, बनाना, और उन्मूलन का मतलब उसे खत्म कर देना। तो ये संसद के अंतर्गत सही है। यदि संबंधित राज्य की विधानसभा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित कर देती, तो संसद साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया से ही उक्त आशय का कानून बनाकर विधान परिषद की स्थापना एवं उन्मूलन कर सकती है। मोटा मोटा ये समझो, जैसे उत्तर प्रदेश एक राज्य है, उसमें जो आपकी विधान परिषद है उसको संसद चाह रही कि हम इसको उन्मूलन मतलब ख़त्म कर दें। राज्य चाह रहा है कि नहीं, ना ख़त्म हो, मतलब उत्तर प्रदेश के जो भी वो लोग हैं वो चाह रहे नहीं, ना ख़त्म हो। तो उसके विषय में उन्होंने कहा है कि यदि संबंधित राज्य, मतलब उत्तर प्रदेश का जो राज्य है उसकी जो विधानसभा है, तो विधानसभा के जो कुल सदस्य हैं, ठीक है, उनका जो बहुमत है तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3, यानी जो उपस्थित हो उसके मतदान करने वाले के 2/3, ये मतलब कि पारित कर दें, एक प्रस्ताव पारित कर दें कि हम चाहते हैं कि हमारी जो विधान परिषद है वो बनी रहे। तो फिर संसद क्या करेगी, संसद मतलब आपकी साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया से ही वो जो उन्होंने प्रस्ताव पारित किया सारे लोगों ने मिलकर, उसको कानून बनाकर विधान परिषद की स्थापना एवं उन्मूलन, यानी स्थापना भी कर सकती है और ख़त्म भी कर सकती है। ठीक है, ऐसा वो कर सकती है। तो ऑप्शन ए सत्य है। लेकिन जो कह रहे हैं कि संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है, इसके लिए संसद को संविधान संशोधन की तो साधारण वो होता है, संशोधन जो होता है वो साधारण होता है, एक साधारण कानून बनता है, संशोधन नहीं होता। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपने साधारण संविधान संशोधन, स्पेशल मेजोरिटी ये पढ़ा है तो ये लाइन आपको समझ में आ जाएगी। नहीं पढ़ा है तो फिर कन्फ्यूजन होगी, मुझे भी पहले होती थी। ठीक है, मेजोरिटी क्या होता है, बहुमत क्या होता है, उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 क्या होता है, ये कन्फ्यूजन मतलब कि पहले रहती थी मुझे भी। अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है तो ये कन्फ्यूजन आपको नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के विषय में असत्य कथन है। ऑप्शन है, इसकी उद्घोषणा राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने के आधार पर की जाती है। सेकंड, इसके तहत उद्घोषणा का संसद द्वारा 2 माह के भीतर अनुमोदन किया जाना आवश्यक है। सी, इसके तहत उद्घोषणा को 6 माह पर पुनः अनुमोदित कर अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। या डी, राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा संसद के साधारण बहुमत से अनुमोदित की जाती है। ठीक है, पहली बात तो जो ये 2 और 3 ये आपके फैक्ट हैं, ये यूपीएससी लेवल के हैं, ये यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसको आपको पहली बात तो अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि ये कई बार आए हैं, खाली यूपीएससी में नहीं आए हैं, पीसीएस में भी आए और कई बार आए हैं। क्योंकि ये लाइन 2 से 3 लाइन बहुत कंफ्यूज करती है। एक तो उद्घोषणा को 6 माह पर बढ़ाना या 1 साल पे बढ़ाना या अनिश्चित काल तक बढ़ाना, ये 3 लैंग्वेज होती हैं जो बहुत कंफ्यूज करती हैं। तो सबसे पहली बात आप समझ लें
कि विकल्प हमारा सी असत्य है। इसके तहत उद्घोषणा को 6 माह पर पुनः अनुमोदित कर अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, ये हमारा असत्य है। अब असत्य क्यों है, इसका कारण पहले जान लो। राष्ट्रपति शासन जो आपको लगता है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों के संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर लगता है, ठीक है। और राज्य की कार्यपालिका और विधायिका निलंबित अथवा विघटित हो जाती है। जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो वहाँ की विधायिका और कार्यपालिका जो होती है वो विघटित हो जाती है। नेक्स्ट बात, राज्य की सभी विधायी और कार्यपालिकी जो शक्तियाँ होती हैं वो संघ में निहित हो जाती हैं। तो कह रहे हैं ये कि इसके तहत उद्घोषणा को, जो संघ में निहित हो जाती है शक्तियाँ, इसके बाद में जो उद्घोषणा की जाती है उसको 6 माह पर पुनः अनुमोदित कर 3 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, ना कि अनिश्चित काल के लिए। भाई वहाँ पे चुनाव भी तो होने होंगे, है ना। अगर जैसे 5 साल के लिए चुनाव हुए, पहला ही साल का टर्म आया, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, तो 3 साल तक बढ़ाएंगे। उसके बाद वो अपने हिसाब से अपना टाइम देख करके चुनाव भी तो करवाएंगे। अनिश्चित काल तक कैसे बढ़ा सकते हैं, है ना। तो सी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा कि अनिश्चित काल तक नहीं बढ़ाया जाएगा। बाकी ये तीनों फैक्ट आप जरूर पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं कुछ डिटेल में कुछ क्वेश्चन को बता रही हूँ, बाकी तो मैं नहीं बताती। अगर आपको लगता है कि आप अपने अकॉर्डिंग समझ जाओगे तो कोई बात नहीं, पढ़ लीजिएगा। जो नए व्यक्ति जुड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी नए जुड़े हैं हाल ही में, तो मैं जो भी नए एस्पायरेंट जुड़ रहे हैं या जो नया व्यक्ति है जो अभी से तैयारी शुरू करना चाह रहा है, तो ये लैंग्वेज ना माइंड में बैठते आएंगी। 1 महीने में ये चीज़ें नहीं आती, 1-2 महीने 6 महीने में बिल्कुल नहीं आती, टाइम लगता है। तो मैं इसलिए कुछ चीज़ें लेमन लैंग्वेज भाषा में समझा रही हूँ जो हम लोग आपस में बोलते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें अगर आम बोलचाल की भाषा में समझाई जाएँ तो हमें समझ में आ जाती है आसानी से, इसलिए मैं कुछ चीज़ें बता देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सम्मिलित है। ऑप्शन ए, सभी संवैधानिक मामलों में प्रधानमंत्री को सलाह देना। बी, विधिक मामलों में प्रधानमंत्री को सलाह देना। सी, सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देना। डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देना सम्मिलित है। अब इसी उच्चतम न्यायालय के बारे में ROR में क्वेश्चन पूछा था उन्होंने फैक्ट दे करके, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर सी सही है। तो मैं इसलिए ये चीज़ें बताती जाती हूँ, आपको बार बार रिमाइंड करवाती हूँ कि क्वेश्चन बनते हैं, बस कुछ बहुत वो लोग चेंजमेंट करते हैं, हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। सिंपल लेमन लैंग्वेज में वो हमें क्वेश्चन नहीं देंगे, और ऐसा नहीं कि वो जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसी बना के भाषा में दे दे कि हम पूरे के पूरे क्रैक कर ले जाएं। एग्ज़ाम तो ऐसे नहीं होता ना, वो भी कंपटीशन का है, मतलब जॉब का एग्ज़ाम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि संविधान के अनुच्छेद 136 के संबंध में सत्य कथन है, चुने। ऑप्शन ए, ये विशेष इजाज़त से संबंधित है। बी, इसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में अपील किए जाने का प्रावधान किया गया है। सी, अपील की इजाज़त स्वयं उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार प्रदान करता है। या डी, सभी कथन सत्य है, ठीक है। 136 के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि फैक्ट खूब आते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन अटेंड करना सही है। देखिए हम बात करें अगर 136 के संबंध में, आर्टिकल 136, तो संविधान के आर्टिकल 136 के संबंध में फिलहाल सारे कथन सत्य हैं। सारे कथन का मतलब यह विशेष इजाज़त से संबंधित है। बी, इसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में अपील किए जाने का प्रावधान है। सी, अपील की इजाज़त स्वयं उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार प्रदान करता है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। अब इन तीनों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्या पता एक लाइन दे दे और दे दे कि ये इसका नहीं संबंध है और इसका नहीं है, जबकि इन तीनों का ही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक के संबंध में भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाएं समान है। ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। बी, उच्च सदन में कुछ सदस्य मनोनीत होते हैं। सी, अवशिष्ट शक्ति राज्यों के पास है। या डी, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं। अगर सबसे ज़्यादा इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि राष्ट्रपति के पास जो पॉकेट वीटो की शक्ति है, ठीक है, वो अमेरिकी राष्ट्रपति के पास भी है, ठीक है। दोनों पॉकेट वीटो की शक्ति रखते हैं। किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा सकारात्मक या नकारात्मक रूप से जब कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो इसे पॉकेट वीटो के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाता है कि अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाएं जो समान है वो कौन सी समान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए, निष्काम कर्म का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद। बी, गायत्री मंत्र ऋग्वेद का तीसरा मंडल।
सी वैदिक साहित्य श्रुति, या डी दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद का 7वां मंडल। अब कह रहे इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो हमें देखना है। देखिए, गीता के सार तत्व निष्काम कर्म का सर्वप्रथम उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है, यानी कि अथर्ववेद यहाँ पर नहीं होगा आपका, ठीक है, ये यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा, जो सही सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन ए है, अथर्ववेद की जगह यजुर्वेद होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट महाजनपद, सूची सेकंड राजधानी, ऑप्शन ए अंग विराटनगर, बी वज्जी वैशाली, सी चेदी शक्तिमती, या डी मत्स्य चंपा। अब इनको हमें कोड की सहायता से मिलान करना है। देखिए, वैसे तो ये याद होनी चाहिए, अगर आपको एक दो भी याद आ रही हैं तो आपका ऑप्शन निकल आएगा। ए आपकी जो अंग है वो चंपा से है। अब हम देखते हैं कि A4, तो A4 आपको यहाँ बी ऑप्शन में ही मिल गया। हालांकि इस बार को जो पेपर आया था उसमें ऐसा नहीं दिया था, उन्होंने बहुत मिसमैच किया था, तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ सही हो जाएगा। लेकिन हमें तैयार रहना है, ठीक है। B2 का मतलब है वज्जी, ये आपकी वैशाली हो गई, चेदी ये आपकी शक्तिमती हो गई, और अंग आपका चंपा है, ठीक है। तो चलें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसे बौद्ध धर्म का विश्व कोश कहा जाता है। ऑप्शन ए खुद्दक निकाय, बी बुद्ध चरित्र, सी सारिपुत्र प्रकरण, या डी विशुद्ध मग्ग। तो देखते हैं इसका क्या सही आंसर होना चाहिए। देखिए, जैसा हम सब लोगों को पता है, लगभग 5वीं सदी के पाली भाषा के विद्वान बुद्ध घोष ने विशुद्ध मग्ग नामक ग्रंथ की रचना की, जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। यह हीनयान संप्रदाय का ग्रंथ है। खुद्दक निकाय एक जातक कथा है जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं, ठीक है। महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित बुद्ध चरित्र, सौदरानंद व सारिपुत्र प्रकरण की रचना अश्वघोष ने की थी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन जो यहाँ सही हो जाएगा, विश्वकोश किसे कहते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन विशुद्ध मग्ग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सातवाहन वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से असत्य है। ऑप्शन फर्स्ट है, इस वंश की स्थापना सिमुक ने शुंग वंश के शासक सुशर्मन की हत्या करके की थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि नाना घाट पुणे अभिलेख सातवाहन नरेश हॉल से संबंधित है। तो कह रहे हैं कूट दिया गया है, कूट है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट और सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। तो देखते हैं इसमें से कौन सा सही नहीं होता है, या कौन सा सही है, हमारे ऑप्शन कौन से सही हैं। देखिए, सातवाहन की स्थापना सिमुक ने कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या करके की थी, और सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी। इन्होंने क्या कहा है कि इस वंश की स्थापना सिमुक ने शुंग वंश नहीं है, और यहाँ पर कर्ण वंश, ठीक है, कर्ण वंश की सुशर्मन की हत्या, ये तो सही है, बट यहाँ पे वंश का नाम इन्होंने बदल दिया है, ऐसा ही करते हैं। दूसरी बात, हाँ, सातवाहन की जो राजधानी है वो प्रतिष्ठान थी। सातवाहनों को प्रभुत्व और महत्व दिलाने वाला प्रथम शासक सतीकर्णी प्रथम था। नाना घाट पुणे अभिलेख इसी से संबंधित है। इस अभिलेख के अनुसार सतकर्णी ने 2 अश्वमेघ यज्ञ और एक राजसूय यज्ञ सहित कुल 18 यज्ञ किए थे, ठीक है। हाल भी सातवाहन शासक था, उसने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि दोनों कथन यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही असत्य हैं, क्योंकि क्वेश्चन में इन्होंने पूछा था कि कौन सा से असत्य है, तो यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों ही असत्य हैं। अगर सत्य लिखा होता तो फिर हमारा हो जाता है डी, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन बनाकर पूछते हैं, कभी कभी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, और कभी कभी और भी जो शासक हैं उनके बारे में। कह रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित विजय अभियानों को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए रणथंभौर विजय, बी गुजरात विजय, सी थर्ड मालवा विजय, या फोर्थ चित्तौड़ विजय। तो यहाँ पर है ऑप्शन ए फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, बी सेकेंड फर्स्ट फोर और थर्ड, सी सेकेंड थर्ड फर्स्ट और फोर्थ, या डी फर्स्ट सेकेंड
फोर्थ और थर्ड, इसमें से कौन सा से सही है वो हम देखते हैं। देखिए अलाउद्दीन खिलजी का जो विजय अभियान है वो आपका थोड़ा सा, अगर आप ईयर अगर याद है तो बहुत आसानी रहेगी। अगर अब हम बात करें गुजरात विजय की 1297, ठीक है, गुजरात विजय जो हमारा आ जाएगा वो 1297 में आ जाएगा। इसके बाद आपका आ जाएगा रणथंभौर 1301 में, फिर आएगा आपका चित्तौड़ विजय 1303 ईस्वी में, फिर आएगा आपका मालवा विजय 1305 ईस्वी में, ठीक है। सबसे पहले आपका आएगा गुजरात विजय सेकेंड, इसके बाद में आएगा रणथंभौर फर्स्ट, फिर आएगा आपका मालवा वो चित्तौड़ विजय, और फिर आपका आएगा मालवा विजय, ठीक है, सबसे लास्ट में मालवा विजय। तो बी ऑप्शन हमारा इस तरीके से सही बन जाता है, ध्यान रखना है। चले, आई होप आंसर समझ में आ गया। सबसे पहले आपका जाएगा गुजरात विजय 1297, फिर आएगा आपका रणथंभौर 1301, ठीक है, फिर आएगा आपका चित्तौड़ विजय 1303, और फिर आएगा आपका मालवा विजय 1305 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पत्र पत्रिका के माध्यम से ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने नील आंदोलन में किसानों के हितों का समर्थन किया? ऑप्शन ए सोम प्रकाश, बी बंगवासी, सी अमृत बाजार, या डी बुद्धि दर्पण, ठीक है। अब इनमें से कुछ ना कुछ तो आपको याद ही होगा। तो अगर सोम प्रकाश साप्ताहिक समाचार पत्र की बात करें तो इसके माध्यम से ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने नील आंदोलन में किसानों के हितों का समर्थन किया था, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा सोम प्रकाश, और किसने किया तो विद्यासागर ने किया, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मुगल शहजादी मखफी के उपनाम से कविताएं लिखती थी? ऑप्शन ए गुलबदन बेगम, बी जेबू उन निसा, सी मेहरून निसा, या डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो मुगल काल में गुलबदन बेगम तथा जेब उन निसा को प्रकांड विदुषी महिला माना जाता था। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी, जबकि शहजादी जेब उल निसा मखफी के नाम से कविताएं लिखती थी। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर जेबू उन निसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये शासक है और ये यवन राजदूत है। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, मेगस्थनीज, बी बिंदुसार डाइमेकस, सी अशोक डाइनोसियस, या डी स्कंदगुप्त हेलियोडोरस। तो कहते हैं इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसकी बात कर लें तो देखिए हेलियोडोरस ने वासुदेव के सम्मान में बेस नगर में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था। यह शुंग शासक भागभद्र के दरबार में आया था, तो इसलिए यही आपका मतलब सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही सुमेलित हैं, ठीक है। तो ये चीज़ को अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये मैच में इस तरीके से मिलाने को आते हैं, क्वेश्चन आए भी थे और आगे भी आएंगे, ठीक है। तो ये वासुदेव के उसमें आए थे सम्मान में, बेस नगर में गरुड़ स्तंभ इन्होंने बनवाया था, और ये बागभद्र के दरबार में आया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये देश है, ये उनकी राजधानी है। देखिए इस बार आया था क्वेश्चन कि कौन से शहर राजधानी नहीं है, है ना, तो ध्यान रखना थोड़ा सा, बहुत तो नहीं याद रख सकते हैं। तो ये देश है, ये राजधानी है। सिसिल्स, विक्टोरिया, हैती, पोर्ट ओ प्रिंस, मंगोलिया, उलन बटोर, ग्रेनाडा, लिब्रेविले। अब इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको। मंगोलिया का तो आपको पता ही कन्फर्म कि सही है, ठीक है। ग्रेनाडा की आपकी सेंस जॉर्ज है। सिसिल्स, विक्टोरिया, हैती, पोर्ट ओ प्रिंस, गैबन, लिब्रेविले। जो लिब्रेविले है आपका, ये गैबन की राजधानी है, ना कि ग्रेनाडा की। ग्रेनाडा की अगर बात करेंगे तो सेंट जॉर्ज हो जाएगी, ठीक है। तो याद रखना है ग्रेनाडा की सेंट जॉर्ज हो जाएगी, लिब्रेविले आपकी गैबन की हो जाएगी। तो आई होप कि आंसर पता चल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट बैरियर रीफ किस प्रकार की प्रवाल भित्ति का उदाहरण है? ऑप्शन है तटीय प्रवाल भित्ति, बी अवरोधक प्रवाल भित्ति, सी एटॉल, या डी इनमें से कोई नहीं। देखिए ग्रेट बैरियर रीफ आपकी ऑस्ट्रेलिया में है, और ऑस्ट्रेलिया का क्वेश्चन ही आया था, बस उन्होंने क्या किया था कि मेजरमेंट दे दिया था। अब जिसको कुछ कुछ आइडिया था वो तो ठीक है, जिसको नहीं आइडिया था तो वो ऑब्वियसली या तो माइनस मार्किंग की वजह से नहीं करेगा, या फिर एक बार तो ट्राई करेगा ये व्यक्ति, है ना। तो क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। यहाँ कह रहे कि प्रवाल अर्थात मूंगा के मरने से
उसकी खोल के ऊपर दूसरा मूंगा अपनी खोल बनाने लगता है। इस क्रिया के कारण एक लंबे समय के अंदर एक विस्तृत भित्ति बन जाती है जिसे प्रवाल भित्ति कहते हैं। जब ऐसी प्रवाल भित्ति सागर तट के समानांतर कुछ दूरी पर बनती है तो इसे अवरोधक प्रवाल भित्ति कहते हैं। विश्व की सर्व प्रमुख अवरोधक प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे स्थित है। ठीक है, तो बी हो जाएगा आपका अवरोधक प्रवाल भित्ति, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित देशों में से कौन एक कर्क रेखा पर अवस्थित नहीं है। ऑप्शन ए मैक्सिको, बी म्यांमार, सी भूटान या डी मिस्र। ठीक है, कर्क रेखा पर अवस्थित नहीं है इन्होंने ये बताया है। तो चलो आंसर की बात करते हैं। देखिए 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। मैक्सिको, म्यांमार, मिस्र तीनों कर्क रेखा पर अवस्थित है, जबकि भूटान कर्क रेखा पर अवस्थित नहीं है। ठीक है, तो भूटान जो देश है भारत का पड़ोसी देश, ये आपका कर्क रेखा पर अवस्थित नहीं है। मैक्सिको, म्यांमार, मिस्र अवस्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीनलैंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा से सत्य है। ऑप्शन फर्स्ट, ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। सेकंड, इस पर उत्तरी अमेरिका का अधिकार है। तो कूट दिया गया है, कह रहे हैं कि ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट तथा सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। अगर बात करें कि यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है तो ये बात तो सही है, बट इस पर उत्तरी अमेरिका का अधिकार नहीं है, बल्कि यह डेनमार्क के अधीन है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर केवल हमारा सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हमारा गलत है। अच्छा, ग्रीनलैंड की जो राजधानी है यह नूक है। ठीक है, ग्रीनलैंड की राजधानी का नाम नूक है, लेकिन इस पर जो अधिकार है, जो आधिपत्य है, वो उत्तरी अमेरिका का ना होकर के डेनमार्क का है, जबकि ये है उत्तरी अमेरिका के पास में। तो आपको ऐसा लग सकता है कि उत्तरी अमेरिका के आधिपत्य में हो, लेकिन ये आपका डेनमार्क के आधिपत्य में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची का क्वेश्चन दिया गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट शहर है, सूची सेकंड झील है। ऑप्शन है थंडर बे, इरी, बी क्लीवलैंड सुपीरियर, सी टोरंटो ह्यूरॉन, डी केसविले ओंटारियो। तो ये शहर है, इन झील पर ये शहर है कि नहीं है ये हमें देखना है। ठीक है, देखिए कूट है हमारा ऑप्शन ए इस तरीके से दिया, तो पहले हम इसको मिलान कर लेते हैं, फिर कूट से हम आंसर को निकालेंगे, है ना। अगर बात करें थंडर बे की तो ये आपका कनाडा का शहर है, और कनाडा आपका सुपीरियर झील कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पे है। ठीक है, तो ए सेकंड हो जाएगा हमारा। क्लीवलैंड की बात करें तो ये भी यूएसए में है ये शहर, ये आपका इरी। ठीक है, इरी के जो हमारी झील है यहाँ पर है। टोरंटो तो सबको पता है कनाडा में है, तो ये लेकिन ओंटारियो झील के। ठीक है, और बची आपकी केसविले, तो ये आपकी ह्यूरॉन। इस तरीके से देखिए, ए सेकंड, बी फर्स्ट। यहाँ पर ये मिस प्रिंट है, आपको ध्यान रखना है। ए सेकंड हमारा है, बी फर्स्ट है, तो यहाँ तो ठीक है। इसके बाद में सी 4 हो गया, हाँ ठीक है, और डी 3, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही मैच हो रहा है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। हमें नहीं पता कि आयोग कौन सा बनाएगा, हमें तो सिर्फ मेहनत करना है और मतलब जो पुराने सालों के आए हुए उनसे एग्जाम्पल लेकर उनसे सीख कर आगे बढ़ना है। ठीक है, तो चलते आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक नदी काला सागर में गिरती है या गिरती है। ठीक है, ऑप्शन है सी नदी, बी डेन्यूब नदी, सी रोन नदी, या डी पो नदी। ठीक है, कह रहे हैं कौन सी नदी काला सागर में गिरती है। तो अगर हम बात करें काला सागर की, तो डेन्यूब नदी आपकी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है। सी नदी आपकी फ्रांस के मध्यवर्ती पठारी भाग से निकलकर इंग्लिश चैनल में गिरती है। रोन नदी फ्रांस जूरा पर्वत से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी डेन्यूब नदी। ओके, बाकी मैंने आपको सी नदी का भी बता दिया, रोन नदी का भी बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल की सीमा किस एक देश के साथ नहीं लगती है। ठीक है, भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल जो है उसकी सीमा किस एक देश के साथ नहीं लगती है। ऑप्शन है नेपाल, बी भूटान, सी म्यांमार, या डी बांग्लादेश। ऑब्वियसली बांग्लादेश से तो लगती ही है ना। अगर हम गेस वर्क भी करें तो बांग्लादेश से लगती है आपके इसकी पश्चिम बंगाल की सीमा।
नेपाल से लगती है, भूटान से लगती है, लेकिन म्यांमार से नहीं लगती है। अगर आप मैप में थोड़ा सा देखेंगे तो सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कि इसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक गलत है। ऑप्शन है आदम ब्रिज तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। बी पंबन द्वीप आदम ब्रिज का हिस्सा है। सी पंबन द्वीप पर रामेश्वरम स्थित है। या डी आदम ब्रिज के उत्तर में मन्नार की खाड़ी स्थित है। तो कह रहे हैं इनमें से कौन सा एक गलत है। श्रीलंका और भारत के मध्य पाक जल संधि है। हमने सबने सुना ही है। आदम ब्रिज श्रीलंका, जो आदम ब्रिज की बात हो रही है वो तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। श्रीलंका और भारत के मध्य पाक जल डमरू मध्य है। आदम ब्रिज आपका तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। पंबन द्वीप आदम ब्रिज का ही हिस्सा है और पंबन द्वीप पर रामेश्वरम स्थित है। आदम ब्रिज के उत्तर में पाक की खाड़ी एवं दक्षिण में मन्नार की खाड़ी स्थित है। तो यहाँ पर जो डी है आदम ब्रिज के उत्तर में मन्नार की खाड़ी, ठीक है, तो उत्तर में पाक की खाड़ी है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत सुमेलित है, यह सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि मुख्य हिमालय के गर्भ में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। ऑप्शन है आर्कियन, बी धारवाड़, सी कुडप्पा, या डी विंध्य। ठीक है, तो आर्कियन क्रम की चट्टानें सर्वाधिक प्राचीन चट्टानें हैं। जब पृथ्वी सबसे पहले ठंडी हुई तब इन चट्टानों का निर्माण हुआ था। इन चट्टानों को बहुत अधिक रूपांतरण हो चुका है। ये रवेदार है तथा इनमें जीवाश्म का अभाव है। ये नीस ग्रेनाइट और शिष्ट प्रकार की हैं और इनका विस्तार कर्नाटक, छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर पठार, राजस्थान का दक्षिण पूर्वी भाग, मुख्य हिमालय के गर्भ भाग में भी इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। मुख्य हिमालय की अगर बात करें तो आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित पर्वत चोटियों में कौन सी सर्वाधिक ऊंची है। ऑप्शन है नामचा पर्वत, बी केटू, सी नंगा पर्वत, या डी कंचनजंगा। तो अगर पर्वत चोटियों में कौन सी सर्वाधिक ऊंची है इनमें बात करें तो देखिए नामचा पर्वत आपकी 7,750 मीटर है। केटू जिसको गॉडविन आस्टीन भी बोलते हैं 8,611 है। नंगा पर्वत आपकी 8,126 मीटर है और कंचनजंगा आपकी 8,597 मीटर है। भारत की सर्वोच्च चोटी की बात करें तो केटू गॉडविन आस्टीन 8,611 मीटर है, जो काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है। तो यहाँ पर अगर सही बात की जाए, मतलब ऑप्शन की बात की जाए तो आपकी हो जाएगी बी। ठीक है, केटू। केटू के बाद में आपका जहाँ तक आएगा कंचनजंगा। ठीक है, क्योंकि केटू की जो ऊंचाई है वो 8,611 है और कंचनजंगा की 8,597 मीटर है। ठीक है, तो केटू जो भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन है कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है। बी मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। सी मोरमुगांव एक कृत्रिम बंदरगाह है। या डी कोचीन एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ये क्वेश्चन खूब आता है इस तरीके से फंसाने के लिए, है ना, क्योंकि अगर इस तरीके से पूरी जानकारी नहीं है तो हम कोई ना कोई तो हमारा गलत हो ही जाएगा। तो अगर हम बात करें कि मोरमुगांव गोवा में जुआर नदी के ज्वार नदमुख पर स्थित है, यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। इन्होंने यहाँ पर कहा है कि ये कृत्रिम बंदरगाह, जबकि यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, कांडला गुजरात में कच्छ की खाड़ी पर स्थित यह भी एक ज्वारीय बंदरगाह जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया। मुंबई एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, मुंबई आपका एक प्राकृतिक बंदरगाह, यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, ये सही है। तो अगर हम अपने क्वेश्चन के ऑप्शन की बात करें तो सी जो इन्होंने कहा कि मोरमुगांव एक कृत्रिम बंदरगाह, तो यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित लेसोथो देश के बारे में कौन सा एक कथन असत्य है। ऑप्शन है यह ड्रैकेंसबर्ग पर्वत पर स्थित है। बी इसके तटरेखा की लंबाई सबसे छोटी है। सी इसे शांत घाटियों का देश भी कहते हैं, यह कहा जाता है। डी इसकी राजधानी मसेरो है। ठीक है, लेसोथो देश की अगर बात करें अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो देखते हैं, अगर बात करें कि अफ्रीका महाद्वीप में लेसोथो देश के बारे में उन्होंने पूछा कौन सा असत्य है, तो पहली बात तो ये एक स्थलबद्ध रूप देश है। ठीक है, तो इसकी तटरेखा होगी ही नहीं, ना लंबी ना छोटी, इसकी कोई तटरेखा नहीं है। तो यही ऑप्शन इसमें असत्य है। ठीक है, यह एक स्थल आबद्ध देश है या भू आबद्ध देश कह सकते हैं, जिसकी कोई अपनी तटरेखा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थीन परियोजना स्थित है। ऑप्शन है रावी नदी पर, बी चेनाब नदी पर, सी झेलम नदी पर, या डी व्यास नदी पर। थीन परियोजना की बात करें तो यह आपका रावी नदी पर स्थित है। ठीक है, कौन? थीन परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहे हैं 6 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच सीमा का निर्धारण करता है। ऑप्शन है मालदीव और सेशल्स, बी भारत और इंडोनेशिया, सी भारत और मालदीव, या डी मलेशिया और इंडोनेशिया। 6 डिग्री की बात की जाए तो 6 डिग्री चैनल आपका भारत और इंडोनेशिया के बीच सीमा का निर्धारण करता है। ठीक है, क्या ऑप्शन हो जाएगा? भारत और इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा से सही है। ऑप्शन फर्स्ट एल्यूमिनियम उद्योग और एक भारहासी उद्योग है। सेकंड, भारत में वस्त्र उद्योग के बाद चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। तो कोर्ट कह रहे हैं कि ऑप्शन ए केवल फर्स्ट सही है, बी केवल सेकंड सत्य है, सी फर्स्ट तथा सेकंड दोनों सत्य हैं, या डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो देखते हैं इसके बारे में। ऐसे उद्योग, देखिए ऐसे उद्योग जिनका विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान भार कम हो जाता है वे बहुराशि उद्योग कहलाते हैं, जैसे लौह इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, कागज उद्योग, चीनी उद्योग आदि। ठीक है, वस्त्र उद्योग एवं चीनी उद्योग दोनों कृषि आधारित उद्योग हैं। भारत में वस्त्र उद्योग के पश्चात चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। तो इस तरीके से हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सत्य हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सूची और सूची का है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। ये सूची फर्स्ट परियोजना और ये सूची सेकंड में राज्य हैं। ऑप्शन ए कह रहे हैं मचकुंड परियोजना। मचकुंड परियोजना हमारी हिमाचल प्रदेश, बी चमेरा जम्मू कश्मीर, सी सलाल आंध्र प्रदेश, या डी टनकपुर उत्तराखंड। ठीक है, तो देखते हैं इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। इसके बाद हम कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करेंगे। मचकुंड जो है वो हमारी आंध्र प्रदेश की परियोजना है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन ए 3। चमेरा आपकी हिमाचल प्रदेश की है, बी 1। सलाल जो हमारी वो जम्मू कश्मीर की है, और टनकपुर हमारी उत्तराखंड सही सुमेलित है। तो देखते हैं इस तरीके से। देखिए अब हमको ए थर्ड देखना है कि मचकुंड हमारी आंध्र प्रदेश, तो ए थर्ड हमारा डी ऑप्शन में आ रहा है। B1 चमेरा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, सलाल हमारी जम्मू कश्मीर में, और टनकपुर उत्तराखंड। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए प्राथमिक उत्पादक स्वपोषी, बी जलीय परितंत्र के जीव भार का पिरामिड उल्टा, सी परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह चक्रीय, डी अपघटक एवं उपभोक्ता दोनों की श्रेणी से संबंधित जीव चींटी। कह रहे इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो ऐसे सभी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं वे प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं, वे स्वपोषी होते हैं। इन्होंने जो सी ऑप्शन दिया कि परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय, तो परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा होता है ना कि चक्रीय होता है। चींटी अपघटक एवं उपभोक्ता दोनों की श्रेणी से संबंधित जीव है, ये भी इन्होंने कहा है। हाँ, तो ये सही है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही नहीं है। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिवसीय होता है ना कि चक्रीय होता है। ठीक है, आई होप आंसर आपको पता चल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को उनके पारित होने, स्थापित होने, हस्ताक्षरित होने के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट भारत द्वारा कार्टाजेना प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करना। सेकंड जैव विविधता अभिसमय भारतीय संसद द्वारा पारित होना। थर्ड राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना। तो अब हम इन्हें देखते हैं कि कौन सा इसमें से पहले हस्ताक्षरित हुआ था। तो भारत द्वारा कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया था 23 जनवरी 2021 को। ठीक है, भारत द्वारा कार्टाजेना प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया था 23 जनवरी 2001 को। जैव विविधता अभिसमय जो भारतीय संसद द्वारा पारित हुआ था वो 11 दिसंबर 2002 को हुआ था, और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना 2003 चेन्नई में हुई थी। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड यानी कि टी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे का प्रमुख घटक होता है। ऑप्शन ए धरातली ओजोन गैस, बी सल्फर डाइऑक्साइड,
सी नाइट्रोजन के ऑक्साइड या डी कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो देखते हैं। कह रहे हैं प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे का प्रमुख घटक होता है। तो ये हमने चारों ऑप्शन पढ़ लिए। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा स्मॉग शब्द फॉग और स्मोक से मिलकर बना है। यह एक वायु प्रदूषक है। इसका प्रमुख घटक धरातली ओजोन O3 गैस होती है। जब यह गैस क्षोभ मंडल में धरातल के समीप पाई जाती है तो यह प्रदूषक का कार्य करती है। ऑप्शन हो जाएगा धरातली ओजोन गैस। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक बायोमास को सही रूप में प्रदर्शित करता है। ऑप्शन है किसी परितंत्र में इस प्रति इकाई समय में जीवित पदार्थों का सकल भार। नेक्स्ट है किसी परितंत्र में प्रति इकाई समय एवं प्रति इकाई क्षेत्र में जीवित पदार्थों का सकल शुष्क भार। सी है किसी परितंत्र में प्रति इकाई क्षेत्र में जीवित एवं मृत पदार्थों का सकल शुष्क भार। ये डी इनमें से कोई नहीं। कह रहे बायोमास को सही रूप में प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया पहले अपने सारे फैक्ट। हम बात करें अगर किसी भी परितंत्र में प्रति इकाई समय एवं प्रति इकाई क्षेत्र में जीवित पदार्थों के सकल शुष्क भार को बायोमास कहा जाता है। बायोमास के अंतर्गत पौधों तथा जंतुओं के शुष्क भार को सम्मिलित किया जाता है। किसी भी क्षेत्र में बायोमास की वृद्धि दर को उत्पादकता कहते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कि मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। ठीक है, मैन एंड, आपने इसका सुना ही होगा है ना। IUCN, बी यूनेस्को, सी UNDP या डी IPCC। ठीक है, तो मानव एवं जैवमंडल मैप जिसे बोलते हैं कार्यक्रम 1971 में यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया। यह एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य मानव एवं पर्यावरण के बीच संबंधों में सुधार के लिए वैज्ञानिक आधार स्थापित करना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कि संसद का कोई सदस्य अनुच्छेद 102 में वर्णित किसी निर्योग्यता से ग्रसित है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, बी राज्यसभा सभापति, सी निर्वाचन आयोग या डी राष्ट्रपति। ठीक है, संसद का कोई सदस्य अयोग्य है या निर्योग्य है, इसमें आपको दो लोगों में कन्फ्यूजन होगी। एक तो निर्वाचन आयोग के द्वारा और दूसरा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। इन दो में आपको बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक है, तो संसद का कोई सदस्य अनुच्छेद 102 में वर्णित अगर किसी निर्योग्यता अर्थात लाभ का पद धारण करना, विकृत चित्त होना या अनुमोचित दिवालिया होना या भारत का नागरिक न होना, ये कौन डिसाइड करेगा, इससे ये ग्रसित है या नहीं, इसका निर्णय अंतिम रूप से राष्ट्रपति लेता है। निर्णय लेने से पूर्व वह निर्वाचन आयोग की राय लेगा और उसकी राय के अनुसार कार्य करेगा। डिसाइड आपके राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन उसमें जो निर्वाचन आयोग है उसकी अहम भूमिका रहेगी। ठीक है, तो इन दोनों के मतलब मिले जुले कार्यक्रम से होगा, लेकिन ये आपको राष्ट्रपति। अब देखिए मैंने बोला था ना लोकसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग, इनमें बहुत कन्फ्यूजन है, लेकिन डिसाइड राष्ट्रपति करते हैं। अगर पार्टी के बारे में वहीं बात करें तो उसमें निर्वाचन आयोग का मेन रोल रहता है। ठीक है, अगर संसद के अंदर, हाउस के अंदर की बात होगी, वहाँ पर जब वो लोग कोई ऐसा कृत्य करते हैं, आप देखते नहीं, कभी इंक फेंक दिया, कभी पेज फाड़ के फेंक रहे हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष है ना। तो तीन चीज़ों में कन्फ्यूजन होती है। अब वहाँ पे ग्राउंड क्या है, बात कौन सी, उसके हिसाब से डिसाइड होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है कि कन्फ्यूज कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक आधार पर राज्य धार्मिक स्वतंत्रता पर विधि द्वारा निर्बंधन आरोपित नहीं कर सकता। ऑप्शन ए लोक व्यवस्था, बी स्वास्थ्य, सी गरिमा या डी सदाचार। तो अगर बात करें, देखिए अगर बात करें कि आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25 की बात करें, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और यह प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने का अधिकार देता है। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि अक्सर लोग कहते हैं हमें बोलने का अधिकार है, पर कुछ भी बोलने का अधिकार है। वो ये सोचते हैं हमें धर्म को मानने का अधिकार है, लेकिन किसी का धर्म परिवर्तन का भी अधिकार समझ लेते हैं, ये गलत है। ठीक है, तीसरी बात, कई बार लोग अपने धर्म की वजह से स्ट्राइक कर देते हैं, है ना। अब वहाँ पर एम्बुलेंस जा रही है, कोई व्यक्ति बीमार है, लेकिन उसे निकलने नहीं दिया जा रहा। क्यों? क्योंकि वो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। तो आप इन तीनों को इस तरीके से नहीं कर सकते। लोक व्यवस्था मतलब बीमार व्यक्ति है,
कोई इम्पोर्टेंट आयोजन है, जैसे राष्ट्रपति का कहीं भाषण होना है, कोई काम होना है, अब आप वहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं और आप जाके न्यायालय से बोलते हैं कि ये तो हमारा स्ट्राइक करने धर्म को मानने का अधिकार है, नहीं, लोक व्यवस्था में आप नहीं कर सकते, स्वास्थ्य में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 3 यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप करेंगे तो आपके ऊपर निर्बंधन लगाया जाएगा, यानी आपको रोका जाएगा। गरिमा यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आरोपित नहीं कर सकते हैं, तो वो आपकी गरिमा यानी सी ऑप्शन है। अब अगर इसको आपने डीपली समझा होगा तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से असत्य है। ऑप्शन है, इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा 3 अन्य सदस्य होते हैं। बी कह रहे हैं कि यह एक सांविधिक निकाय है। सी कह रहे हैं कि इसकी सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं। या डी, सभी कथन सत्य हैं। तो अगर बात करें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अधिनियम 1993 के तहत एक सांविधिक निकाय था, किंतु 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के माध्यम से अनुच्छेद 338 खा जोड़कर इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया है। इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के अतिरिक्त 3 अन्य सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति, कार्यकाल एवं सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा नियमानुसार निर्धारित किए जाते हैं। तो बी ऑप्शन जो कह रहे कि यह एक सांविधिक निकाय है, हाँ, ये पहले एक सांविधिक निकाय था, लेकिन अब यह एक संवैधानिक निकाय बन गया है, ठीक है। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो माफ़ी चाहते हैं, इसको अभी यहीं तक रखते हैं, फिर इसका फाइनल पार्ट मैं अपलोड कर दूंगी। मैं ध्येय दृष्टि और जीएस वर्ल्ड तीनों के टेस्ट सीरीज यानी तीनों के टेस्ट पेपर 1 बाय 1 अपलोड करती जा रही हूँ, तो आप उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा शोर होने लगता है तो फिर टेस्ट पेपर को सॉल्व करने में डिस्टर्ब होता है, तो इसको यहीं तक रखते हैं, फिर मैं फाइनल पार्ट के साथ मिलूँगी, ओके। तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। थैंक यू।